जुड़िए भाई। आइए एक और सेशन के लिए हम लोग तैयार हैं। ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर कहानी हम लोग आगे बढ़ाएं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडजेक्टिव के उस सेशन में जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कल की थी। शुरू करें। तो बात चल रही थी कि एडजेक्टिव्स को हम लोग उनके चार फंक्शंस। तो पहला था कि इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव हो सकता है, दूसरा प्रेडिकेट। बात यह आई थी कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूटिव ही प्रयोग होते हैं, कुछ प्रेडिकेटिव ही प्रयोग होते हैं और कुछ एट्रीब्यूटिव भी हो सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी। आपने एग्जांपल्स देखे थे ना। अब यहां पे आपको सावधानी ये बरतनी है कि जैसे आप जब चीजों को देखेंगे तो वहां पर यह सावधानी बरतनी है कि बहुत से वर्ब्स होते हैं जो एट्रीब्यूटिव ही होते हैं, प्रेडिकेटिव नहीं हो सकते। अगर आप उनको प्रेडिकेटिव लेके जाएंगे तो फिर मीनिंग बदलेगी। कुछ हैं जो कि आप चाहे एट्रीब्यूटिव में यूज करें चाहे प्रेडिकेटिव में यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ रेड शर्ट। देखिए एट्रीब्यूटिव है कि नहीं है, नाउन से पहले आया है। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस शर्ट इज रेड। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेडिकेटिव हो गया। तो अब जैसे ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप चाहे एट्रीब्यूटिवली यूज करें चाहे प्रेडिकेटिवली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूटिव ही यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव होते ही नहीं। और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप उनको प्रेडिकेटिव में यूज करेंगे तो उनकी मीनिंग बदल जाएगी, उनका सेंस बदल जाएगा, है ना। जरा उनकी भी चर्चा कर ली जाए, तब यह एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव की कथा पूर्ण होगी। ठीक है, चलिए शुरू करिए। देखिए बैड को लिखना जरूरी है, क्या है, क्या जरूरत है, हर चीज छापना जरूरी नहीं है। मैं जो बोला उसको लिखे। देखिए बैड गुड, बैड गुड, बिग स्मॉल, बैड गुड बिग स्मॉल, हैवी लाइट, HEAVY हैवी लाइट, एंड ओल्ड। एंड ओल्ड का प्रयोग जनरली एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही होता है। ठीक है, जनरली एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही होता है। ये पहले ध्यान रखिएगा। आप जब इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव करेंगे तो प्राइमा फेसाई तो होता नहीं है। ठीक है, अगर आप इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव कर रहे हैं तो फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, यदि इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता भी है, यदि इनका प्रयोग
प्रेडिकेटिव पोजीशन में होता भी है तो इनकी मीनिंग, इनका अर्थ, इनका सेंस बदल जाता है। इनका सेंस बदल जाता है ना। अब देखिए जरा, आप जैसे कहें कि अ स्मॉल फार्मर, ध्यान दीजिएगा, अ स्मॉल फार्मर, फिर मैं कहूं द फार्मर इज स्मॉल। अब इन दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। अ स्मॉल फार्मर का मतलब है कि वह बहुत कम जमीन का मालिक है, एक छोटा सा किसान है जो एक आध बिस्वा, दो बिस्वा या एक आध एकड़ की खेती करता है, उसके पास ज्यादा जमीन नहीं है। एंड द फार्मर इज स्मॉल का मतलब है कि किसान का कद छोटा है। ये उसकी आर्थिक अवस्था को बता रहा है और ये उसकी शारीरिक अवस्था को बता रहा है। समझ में आ रही बात है? तो पहली चीज आपने जो लिखा, इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग जनरली एट्रीब्यूटिव होता है। अगर आप इनको प्रेडिकेटिव में लेकर गए तो फिर वो अपना सेंस बदल देते हैं। ये देखो, जैसे मैं कहूं कि अ हैवी ड्रिंक, ठीक। अगर मैं कहूं कि दिस ड्रिंक इज हैवी, भैया ये पहले तो एक अटपटा सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको हम लोग बाल की खाल निकालें, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पीता है, दिन रात खंभे में ही लिपटा रहता है। और यहां इसका मतलब है कि अंतर है। सुन रहे हैं आप? आपने कल पढ़ा कि एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिव हो सकते हैं। आपने कहा कि वो 5 एडजेक्टिव्स जो डिटर्मिनेटिव का गुण रखते हैं उनका कभी प्रेडिकेटिव यूज नहीं होता। प्रेडिकेटिवली यूज केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हो सकता है। अब एडजेक्टिव और क्वालिटी में भी बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो केवल एट्रीब्यूटिव ही यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव नहीं होते। अगर आप उनका प्रयोग प्रेडिकेटिव में करेंगे तो वो अपनी मीनिंग बदल लेंगे, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा जो है वो नहीं है। अब यहाँ स्मॉल का मतलब शारीरिक रूप से छोटा, यहाँ स्मॉल का मतलब आर्थिक रूप से छोटा, यहाँ हैवी का मतलब मोटा तगड़ा भैंस जैसा, और यहाँ हैवी का मतलब बहुत ज्यादा पीने वाला। ठीक है, तो संभालिएगा, लिख डालिए। जल्दी जल्दी क्विक लिखिए। ठीक है, लिखिए।
लिटिल, लिटिल LITTLE, लिटिल, यंग, ओल्ड, लिटिल, यंग, ओल्ड। का प्रयोग सामान्यतः, का प्रयोग सामान्यतः कोई सूचना देने के लिए नहीं होता। का प्रयोग सामान्यतः कोई सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन के पार्ट के रूप में होता है। किसी एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव हाइफन नाउन ना, एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन, किसी एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन के पार्ट के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात जानिएगा। ओल्ड यंग को इतना गंदे तरीके से हम लोग यूज करते हैं कि अब क्या कहा जाए। It is old, he is old, she is old, that is old. All these sentences are very गंदा। ये कभी संभव ही नहीं है। आप राह चलते सुनते रहते हैं My house is old, गलत है। ओल्ड कभी प्रेडिकेटिव यूज हो ही नहीं सकता उसका। पहली चीज समझिए कि लिटिल, यंग, ओल्ड, इनका प्रयोग हम अकेले कोई सूचना देने के लिए नहीं करते। अमूमन कभी कभी होता है, जब होता है तो क्या होता है बताता हूं। जनरली ओल्ड का प्रयोग, यंग का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होता। अक्सर ये कहां आते हैं, अक्सर आप लिटिल का प्रयोग, यंग का प्रयोग, ओल्ड का प्रयोग जब करेंगे तो ये किसी नाउन एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन का हिस्सा होंगे। मतलब पहले से कोई वहां एडजेक्टिव होगा, वहां नाउन भी होगा, वहां पर आप इनको भी रख सकते हैं। और जब रखेंगे तो कहां रखेंगे, हाँ, पार्ट के रूप में होता है। और तब, और तब ये, और तब ये नाउन के ठीक पहले आते हैं, नाउन से ठीक पहले आते हैं, और तब ये नाउन से ठीक पहले आते हैं। ये देखो, आप कहोगे योर नेफ्यू इज अ नाइस लिटिल बॉय। आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बड़ा क्यूट सा अच्छा सा लड़का है, मैं देखा बड़ा ही। देखिए पहले नाइस आया, उसके बाद लिटिल। बोले आप अ नाइस बॉय भी तो कह सकते हैं ना। आवाज नहीं आ रही है। अ नाइस बॉय, ये ना एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। अब इसमें आप यहां पर यंग, लिटिल, ओल्ड जिसकी जरूरत हो आप रख सकते हैं। आप कह सकते हैं अ नाइस लिटिल बॉय ना, एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन के बीच में ऐसे इसका यूज। और कहां आएगा ये, ठीक नाउन से पहले। बोले साहब आप कह सकते हैं क्या, अ स्मार्ट यंग टैलेंट।
ये देखिए, अ स्मार्ट यंग टैलेंट, एक युवा और स्मार्ट प्रतिभा, नाउन के ठीक पहले आएगा। समझ में आ रही बात? कहां आएगा? नाउन के पहले ना। अब कहेंगे कि दैट यंग मैन ड्राइव्स टू फास्ट, कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी चलाता है वो। ये देखिए, नाउन के पहले ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया कि नहीं आया? यंग आया। तो आज के बाद लिटिल, यंग, ओल्ड का प्रयोग करते समय या पहले स्मार्ट बनिएगा। अव्वल तो इसका प्रयोग इंफॉर्मेटिव नहीं होता, ये किसी के बारे में कोई सूचना नहीं देता कि वो जवान है, वो बूढ़ है, वो छोट है, वो बड़ है। ये अमूमन नाउन एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ आता है, और जब आएगा तो इसकी पोजीशन जो अन एडजेक्टिव आया हुआ है उसके बाद, और जिस नाउन को मॉडिफाई करना है उससे पहले। बोले साहब? बोले ठीक है ना? आप कहेंगे क्या? अ रिच ओल्ड वुमन, अ रिच ओल्ड वुमन, अमीर किंतु बूढ़ी औरत ना। कहां आया? नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बताऊं? हाँ, लिख लीजिएगा। ओल्ड, यंग, लिटिल, इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव सेंस में नहीं होता, नहीं होता। ये कभी प्रेडिकेटिव हो ही नहीं सकते, ये हमेशा एट्रीब्यूटिव होंगे। और कहां आएंगे? तो नाउन एडजेक्टिव के साथ आएंगे, और पोजीशन कहां होगी? नाउन से पहले हो। ठीक है? अच्छा, आप इस तरह के फ्रेजेस भी लिख सकते हैं। हटाओ इसे। हाँ, आज थोड़ा सा मैं घर बैठे साथियों को हो सकता है थोड़ी एनर्जी कम महसूस हो रही हो। खुश रहिए सब लोग, जो लोग भी जुड़े हैं, भूपेंद्र, करण, ठीक है, राहुल, महक, शिवम, सब लोग खुश रहिए। थोड़ा सा थक गया हूं, कॉपी जांचना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। हाँ, हर बात चेहरे से नहीं कही जाती, लिख के भी कही जाती है। हर बात लिख के नहीं कही जाती, चेहरे से भी कही जाती है। डिपेंड करता है कब किसकी जरूरत हो। आज लिखने पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मेरा चेहरा एक्सप्रेसिव ना हो, बिकॉज आई एम फीलिंग, आई फील फैटिग, थका हुआ महसूस कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप मुद्दे पे आइए। देखिए जरा, आप ऐसे फ्रेज भी लिख सकते हैं क्या? अ लिटिल ओल्ड वुमन, कहना भी ऐसे ही चाहिए, है ना? क्योंकि देवियों को बुढ़ापे से डर लगता है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कहावत भी है कि पुरुष की आय और स्त्री की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, है ना? एक थोड़ा सा हल्का फुल्का जोक जो है, जोक तो जोक है कि ट्रेन में दो महिलाएं नीचे के बर्थ पे बैठ के बतिया रही थी। एक पुरुष ऊपर सोया हुआ था,
तो पूछ रही थी कि अच्छा आपकी उम्र क्या हुई? दोनों ठीक ठाक अवस्था में थी ना, प्रौढ़ावस्था में थी। ये अभी तो बस 24-25 साल मेरी उम्र हुई। अच्छा अच्छा, और आप? अब आपसे तो छोटी ही हूँ मैं, 18-19 साल की हूँ अभी। तब तक ऊपर से वो कूद पड़ा, धड़ाम से गिरा। तो क्या हुआ? कहा मैं अभी पैदा हुआ हूं। ये ठीक है, हंसने के लिए है, इसको सटायर मत समझिएगा। ये कहा जाता है कि स्त्रियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पुरुषों की आय नहीं पूछनी चाहिए, है ना? पता नहीं जो भी इसके पीछे लॉजिक हो। तो भाई अब जैसे किसी को सीधे कह देना कि अरे वो बूढ़ी है, तो हो सकता है बुरा मान जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अ लिटिल ओल्ड वुमन, मतलब थोड़ी, मतलब बूढ़ी भी नहीं है, जवान भी नहीं है ना। 40 के बाद बुढ़ापा आने लगता है। अब देखो जरा, लेकिन ध्यान रखिए, करेक्ट है, लेकिन ये मत कह देना कि अ लिटिल यंग वुमन, ये संभव नहीं है, बवाल हो जाएगा। यंग तो यंग है। अच्छा, यंग का मतलब छोटा भी होता है, समझिए बात को। यंग का प्रयोग, आवर यंग वंस का मतलब हमारे नन्हे मुन्ने, है ना? तो लिटिल का प्रयोग ओल्ड के साथ संभव है, यंग के साथ संभव नहीं है। ये रॉन्ग सेंटेंस है। आप कह सकते हैं अ लिटिल ओल्ड ना, थोड़ा पुराना, अगर वस्तु होगी तो थोड़ा सा पुराना, ज्यादा नहीं है। और व्यक्ति होगा तो थोड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, अभी 55-60 साल के होंगे। हाँ, 90-95 के ना है, 55-60 साल के होंगे, लिटिल ओल्ड ना। इन लिटिल यंग मत कहिएगा, ये संभव नहीं है। लिटिल के साथ ओल्ड का प्रयोग संभव है, यंग का प्रयोग संभव नहीं। ठीक, लेकिन इन सब में, ये चाहे गलत हो चाहे सही हो, रुके रहिए, नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ओल्ड कहां आया है? नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद। यंग कहां आया है? नाउन से पहले, एडजेक्टिव। गलत है तब भी अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए है। इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव ही नाउन से पहले ही हो गया। लेकिन मैंने आपको लिखाया कि नॉर्मली इनका प्रयोग इंफॉर्मेटिव नहीं होता, मतलब ये किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देते। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और जब ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये जो यंग है, ये जो ओल्ड है, फिर ये एडजेक्टिव से पहले चले आते हैं। तो लिखिए, यदि कभी, यदि कभी अप डाउन हो रहा है, क्या लिखा? यदि कभी यंग ओल्ड का प्रयोग इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, देने के लिए होता है, तब इनकी पोजीशन, तब इनकी पोजीशन एडजेक्टिव से पहले होती है। इनकी पोजीशन एडजेक्टिव से पहले होती है। ये देखिएगा जरा, आप कहेंगे अ यंग कलर्ड मैन। देखना जी, अभी कहां आया? एडजेक्टिव से पहले। कलर्ड का मतलब अश्वेत से, मैंने आपको बताया था, कहानी सुनाई थी। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में वाशिंगटन साहब पूरे चैप्टर में कलर्ड मैन, कलर्ड कलर्ड पीपल कहते हैं, क्योंकि अश्वेत एक गाली थी उस जमाने में। ब्लैक कहना गंदी बात थी, आज भी गंदी बात है। तो इसके लिए कलर्ड मैन, कलर्ड मैन मीन्स अश्वेत व्यक्ति, है ना।
अ यंग कलर्ड मैन। अब देखिए यहां पे, अब यंग कहां आया, एडजेक्टिव से पहले, ये करेक्ट है। यदि आपने कहा कि अ कलर्ड यंग मैन, तो ये रॉन्ग है, और पोजीशन के भी सवाल बनते हैं। समझ में आ रही बात? अगर आपने कहा एन ओल्ड लिटिल वुमन, तो ये भी गलत है। यहां पर ये यहां अभी लिखे थे ना, और यहां पर देखो क्या होगा, ये यहां पोजीशन, एडजेक्टिव की पोजीशन बदलेगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जो प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव का मामला है, ये गंभीर मामला है, इसको संभालिएगा, यहां से सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? देखिएगा जरा, आप कहेंगे यहां लिख दूं ऊपर, एन ओल्ड वेल्स हाफ। हाफ मने बीड़ा होता है, जो लेके बैठी है सरस्वती माता, ठीक है। और वेल्स देखो यहां पे एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। और ओल्ड देखिए कहां आया है, एन ओल्ड वेल्स हाफ। वेल्स ओरिजिन बता रहा है कि जो बीड़ा है कहां की बनी हुई है, वेल्स की बनी हुई है। और कैसी बीड़ा है, तो पुरानी बीड़ा है। आप इस ओल्ड को बाद में नहीं रख सकते। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां सिर्फ एडजेक्टिव आगे पीछे कर देने से पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो गया है, संभालिएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट लिखिए, चीफ, CHIEF, चीफ, मेन, चीफ मेन, प्रिंसिपल, शेयर, अटर, चीफ मेन प्रिंसिपल शेयर अटर, SHEER, शेयर, UTTER, अटर, चीफ मेन प्रिंसिपल शेयर अटर हमेशा नाउन से पहले आते हैं, अर्थात एट्रीब्यूटिव होते हैं ना, नाउन से पहले आएंगे। आप इनको प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते, हमेशा नाउन से पहले आएंगे। ठीक है, अब आप पढ़े भी हैं ना। शेयर चांस, मेन कोर्स, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, हमेशा देखो ये पहले आएंगे, नाउन बाद में आएगा। ठीक है। फ्राइटेंड, पॉइंट बना कर जाइएगा, सब पॉइंट बनाइएगा। फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड का प्रयोग दोनों रूपों में हो सकता है। फ्राइटेंड का प्रयोग दोनों रूपों में हो सकता है। अब दोनों रूपों का मतलब एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव भी ना। लिख लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट बना के लिखिए, अब कुछ एग्जांपल नहीं देना, आप समझ गए हैं, आप इसको यूज करिएगा। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड, अपसेट, अड्रिफ्ट, अफ्रेड, अपसेट, adrift, afloat, alike, alive, afloat, alive, alike, awake, ashamed, alone, asleep, alone, asleep। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये कभी एट्रीब्यूटिव होते ही नहीं है, ये हमेशा प्रेडिकेटिव होते हैं। ठीक है, का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है, का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो चेक कर लीजिए आप लोग, हमेशा वर्ब के बाद होता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे आई एम अफ्रेड, वी वर असेम्ड, सी इज अलोन। आप एग्जाम्पल अब सोच सकते हैं ना, वाई आर यू अपसेट, क्लियर, दे वर असेम्ड, द चाइल्ड वॉज अवेक। ये सब हमेशा वर्ब के बाद आएंगे, इनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, कभी इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ठीक, सब एग्जाम्पल बना के देख लीजिएगा, हर चीज बस छापने से नहीं, सूचना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। लिखिए, लेट तथा अर्ली, लेट, LAT, लेट तथा अर्ली की मीनिंग उनके पोजीशन पर निर्भर करती है, उनके पोजीशन पर निर्भर करती है। ये देखना जरा, अगर मैं कहूं एन अर्ली ट्रेन, फिर मैं कहूं द ट्रेन इज अर्ली टुडे। अभी मैंने बताया ना कि बहुत से एडजेक्टिव दोनों होंगे, मीनिंग बदल जाएगी। अब यहां अर्ली ट्रेन का मतलब है कि जो ट्रेन शेड्यूल्ड है सुबह सुबह चलने की, 5 बजे भोर में जो चल दे, जो 6 बजे यहां से पैसेंजर जाती है बनारस, लोग ड्यूटी करने जाते हैं, वो कैसी ट्रेन है, अर्ली ट्रेन। एंड द ट्रेन इज अर्ली टुडे का मतलब आज ट्रेन अपने समय से पहले आ गई, 5:10 पे आना था, 5 बजे ही आ गई, चली गई, लोगों को छूट गई ट्रेन। ऐसा जापान में हुआ था, जिसके लिए ट्रेन 30 सेकंड पहले चली गई। कुछ यात्रियों की ट्रेन छूट गई जिनको ड्यूटी पे जाना था, रेलवे विभाग ने माफी मांगी थी। वहां ट्रेनें लेट नहीं होती, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई, तो 30 सेकंड जल्दी जाने के चलते कुछ यात्रियों की ट्रेन छूट गई, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय ने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई कि भाई आपका नुकसान हो गया। छोटा सा देश है, वहां ये सब हो सकता है, ये सब सोच के तुलना मत किया करो। सोचो इंडिया, अरे हद हो गई, एक उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने जापान हो जाएंगे, क्या को बतिया रहे हो। सबको तर्क है, खुद को गाली देना है, मैं इसके लिए बता रहा हूं कि जैसे वहां पे ये हुआ था। तो अक्सर होता, आप देखे होंगे, आप भी किसी ट्रेन से जा रहे होते हैं तो आप देखे होंगे ऐसा होता है, ट्रेन आए खड़ी हो गई, क्यों,
क्योंकि उसको पहुंचना था 9:05 पे, 9 बजे ही पहुंच गई, तो 5 मिनट ज्यादा रुकेगी वो। उसको रोक करके उसको मेकअप किया जाता है, क्योंकि वहां जहां डेस्टिनेशन है वहां पहुंचेगी तो वहां उसको ट्रैक खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से वहां पे ट्रेन खड़ी होती है कि उसको तो आना है 10 बजे। हो सकता है आप 9:55 पे पहुंचे तो ट्रैक खाली ना हो, अगर ट्रैक खाली नहीं होता तो उसके पहले वाले स्टेशन पे ही आपको रोक दिया जाता है। ट्रैक खाली हो तो आपको वहां ले आकर रोका जाता है। अमूमन ऐसा होता है, और ऐसा नहीं होता है, ऐसा आजकल रोज हो रहा है। चौरी चौरा रोज आधा घंटा पहले आके खड़ी जाती है। कोरोना के दरमियान जो टाइम शेड्यूल बना, इस मामले में भारत में अब 10 में से 9 ट्रेनें लेट नहीं होती। अब लेट होने पे न्यूज बनती है। वंदे भारत लेट हुई तो अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस छपी थी, लेट हो गई। गुड न्यूज है, आप भी इसको देख सकते हैं। पहले पता लगा कि एग्जाम देने आप चल दिए, सवेरे पहुंच जाए, पहुंची 1:30 बजे 2:30 बजे। होता है आजकल भी, हमारे दंगे हो जाएं, दंगे तो अब नहीं होते थैंक गॉड, हड़ताल हो जाए तो कभी हो जाता है, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, वरना मुझे लगता है कि अब 90% ट्रेनें अपने टाइम पे चलती हैं। आप भी यात्रा कर रहे हो तो महसूस कर रहे होंगे, है ना। खैर वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि समझिए, अगर मैं कहूं कि सॉरी लेट ट्रेन, लेट ट्रेन या लेट बस का मतलब क्या है कि जो देर रात से, रात को 12 देखिए, इसे अमूमन कुछ लोग जाते हैं आजमगढ़ गोरखपुर बस से, तो वो जैसे विवेक सर तो खा पी के रात को वहाँ 11-12 बजे पहुंचेंगे, अंतिम बस पकड़ेंगे, रात भर वो खाली भी रहेगी, रात भर तार के सोते हैं, सवेरे गोरखपुर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग हैं, खा पी के चलेंगे, बैग लेके दम जाके वहीं पटा जाएंगे, चलेगी अपना। तो लेट बस का मतलब जिस बस को शेड्यूल्ड किया गया है देर रात से चलने के लिए, और द बस वाज लेट का मतलब कि बस देर से आई। मीनिंग बदलेगा ना। अगर मैं कहूं कि द ट्रेन, उसी को पलट दीजिए, वॉज लेट, इसका मतलब कि अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं आई, देर से आई। ट्रेन वॉज अर्ली का, ट्रेन इज अर्ली का मतलब कि जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले आ गई है, और अर्ली ट्रेन का मतलब जिसको शेड्यूल्ड किया गया है कि ये भोरे भोरे चलेगी। लेट ट्रेन का मतलब शेड्यूल्ड किया गया है कि देर रात में चलेगी। समझ आ रही बात। अब कोई 1:30 बजे रात को अगर ट्रेन है तो कैसी ट्रेन है, लेट ट्रेन है। अब कोई 5 बजे भोर में है तो अर्ली ट्रेन है। तो यहां पर इसकी मीनिंग किससे तय हो रही है, प्रेडिकेटिव होगा तो कुछ और मीनिंग निकलेगी, एट्रीब्यूटिव होगा तो कुछ और मीनिंग निकलेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अर्ली और लेट का प्रयोग करते समय सावधान रहिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्लियर। हाँ संभालिएगा, वरना गुड़ का गोबर हो जाएगा। हटाऊं, देखिए इसी तरह से एक शब्द है पुअर। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, कल या परसों, कल नहीं, कुछ दिन एक आध 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, देखिए पुअर शब्द है, पुअर। अब इस पुअर का 2 मतलब है, एक गरीब, मतलब नॉट हैविंग इनफ मनी, है ना, नॉट हैविंग इनफ मनी, जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो, पुअर है। और इस पुअर का मतलब वीक भी होता है, कमजोर भी होता है। आवाज नहीं आ रही है, होता है ना, वीक मतलब कमजोर, ठीक, या इनएडिकेट ना। वीक का मतलब अनफॉर्चुनेट भी होता है, इसका मतलब वीक भी होता है, इसका मतलब अनफॉर्चुनेट भी होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब पुअर शब्द का प्रयोग आप सेंटेंस में कहां करेंगे, ये प्रेडिकेटिव होगा कि एट्रीब्यूटिव,
इसका फैसला इसकी मीनिंग से होता है। जब इस पुअर का मतलब गरीब है, जब ये गरीब है ना, कैन होल्ड इधर पोजीशन, कैन होल्ड इधर पोजीशन। जब पुअर का मतलब गरीब है तो आप इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों कर सकते हैं। बोलो, आप कह सकते हैं अ पुअर फार्मर, ठीक, या आप कह सकते हैं द फार्मर इज पुअर या वॉज पुअर, जो भी कहना हो, दोनों का एक ही मतलब है, गरीब किसान। मेरी बात, हाँ, यहां वो स्मॉल वाला मामला नहीं है। जब इसका मतलब गरीब है तो इस सेंस में आप इसको एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनाई दिया? ठीक है, फटाफट नोट करिए, जगह बने। हो गया? हाँ, अच्छा, फटाफट करिए, सब सूचनाएं हैं। आप शायद अब क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, एग्जाम दें, तो आपको ये पता चले कि इस एक पुअर ने, एक अर्ली ने, एक लेट ने, एक ओल्ड ने मेरा नंबर खाया था, क्योंकि लोगों ने बताया था कि ये बस आपने इसको एक बना लिया ढांचा। मोहन इज ओल्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं है। शी इज यंग, ये गंदा सेंटेंस है। आवाज नहीं आ रही है। और राकेश इज स्मॉल का मतलब है कि राकेश नाटा है। आप अ स्मॉल राकेश नहीं कह सकते। आवाज नहीं आ रही है। आप कहेंगे राकेश स्मॉल, इसका मतलब राकेश कद काठी में छोटा है। तो ध्यान से सवाल बहुत गहराई से पूछे जाते हैं और आप उस कॉन्सेप्ट के साथ कोचिंग पढ़ते हैं कि जो आता है वो पढ़ो। आता क्या है जरा लोग हमको बता दे भाई। ये देखिए जरा, अभी जो पुअर है, इस पुअर का एक मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट। सुभाष पटेल जी लिखे हैं कि बेचारा, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो कहते हैं, कुछ सुनते हैं क्या हुआ, अरे यार एक नंबर से बेचारा फेल हो गया, तो लोग कहते हैं पुअर गाय, मतलब बेचारा ना, अनफॉर्चुनेट ना, बोलते हैं लोग ना कि बेचारा जो है बताओ ना, एक नंबर से गया। बिल्कुल सही आपने लिखा है कि एक बेचारा। तो यहां पुअर का मतलब अनफॉर्चुनेट है। इस अवस्था में ऑलवेज प्रीसीड्स द नाउन, तभी हमेशा नाउन से पहले आएगा। बोले, जब कहना हो कि दुर्भाग्य, बेचारा, किस्मत का मारा है, दुखियारा है, दुखियारी है, बेचारी, मुंह देखा कैसन सूखा बेचारी के, तो कहां आएगा? पहले आएगा ना। बोले, मैं पुअर चाइल्ड, मतलब मेरा दुर्भाग्यशाली बच्चा, ठीक है, हंसा रही है, पहले आएगा। आप कहेंगे हाँ, अब पुअर नहीं, माय पुअर चाइल्ड, इसका मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा बहुत
आप ये जब लिख कह रहे हैं तो मां क्या करिए कि मेरा गरीब बच्चा, क्या करिए कि मेरा कमजोर बच्चा ना। दुनिया कोई माई मानेगी क्या कि मेरा बच्चा कमजोर है? मानी। तो माई पुअर चाइल्ड मीन्स बेचारा मेरा बच्चा, मतलब क्या किस्मत का मारा है, मेहनत तो बड़ी करतन बिट्टी, रिजल्ट ही ना आया बेचारा। माँ जो है अब आप पढ़ा देते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मान लेती है माँ बेचारी, वो भी पूरे है। तो आप मान लीजिए आपने उल्लू बना दिया माँ को, माँ का बेचारी हमारी बिटिया कहा करी बहन बड़ी मेहनत कर बा, माई पुअर डॉटर। अब ये जो जानता है आपके बारे में, अभी हम सुनेंगे तो हम क्या कहेंगे? यस यस पुअर मदर। तो हमें हजार में ये कहे के बाद हम क्या कह कि मम्मी बेचारी हैं, उनके किस्मत फूटी बा कि तुहार बेटी ये उल्लू बनावत बतो का जन बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि देखो ये हमेशा पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। और यहां पुअर का मतलब गरीब नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गरीब और कमजोर नहीं कहते, है ना, ध्यान दीजिएगा। और जब इस पुअर का मतलब वीक होता है या इनएडुकेट होता है, इनएडिक्वेट अपर्याप्त या कमजोर, बोलो जी, इनएडिक्वेट या वीक, जब ये इसका मतलब होता है तब ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग कुछ खास शब्दों के पहले होता है ना। इट प्रीसीड्स, इट प्रीसीड्स द नाउन, लाइक, नाउन्स कर लो, द नाउन्स लाइक स्टूडेंट। आवाज नहीं आ रही है ना, वर्कर, बोलिए, एटसेट्रा। मतलब जहां पर कोई एबिलिटी की बात हो, क्षमता की बात हो, पुअर स्टूडेंट, पुअर वर्कर, मतलब क्या ऐसा काम ठीक नहीं है। पुअर आर्टिस्ट, मतलब क्या कहता तो है कि मैं आर्टिस्ट हूं लेकिन इसकी पेंटिंग अच्छी नहीं है। पुअर सिंगर, मतलब गाता तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं गाता है। आवाज नहीं आ रही है? तो ये प्रीसीड्स करता है किसको? नाउन्स को। इस सेंस में भी, वीक के सेंस में भी, इनएडुकेट के सेंस में भी क्या करेगा? ये प्रीसीड करेगा, पहले आएगा ना। अ पुअर स्टूडेंट, अ पुअर वर्कर, अ पुअर आर्टिस्ट। आवाज नहीं आ रही है? ध्यान से, जहां पे कुछ स्किल की बात हो, जब इसका अर्थ वीक या इनएडुकेट होगा तो इसका प्रयोग आप ऐसे नाउन्स के पहले करेंगे जिन नाउन्स से किसी स्किल का बोध हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, स्टडी, एजुकेशन। इस दुनिया में आप कहते हैं पुअर स्टूडेंट, अ पुअर स्टूडेंट, अ पुअर वर्कर, या पुअर आर्टिस्ट, या पुअर सिंगर्स। क्लियर है? अब देखना जरा, लेकिन जब किसी इनएनिमेट थिंग को, ऊपर वाला मिटाऊं, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा वाला मैंने लिखा है पुअर का मतलब, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी के आगे मैं लिख रहा हूं ना। बट इसी का दूसरा पॉइंट है, इस सेंस में समझ आया ना। चलिए मैं इसे शुरू करता हूं, बड़ा डर लगता है आप लोगों से, यही से लिखता हूं, देखो कि बट इट कैन precede और फॉलो, इट कैन प्रीसीड और फॉलो। प्रीसीड मतलब पहले आ सकता है, फॉलो मतलब बाद में। दी, अब मैं ऊपर लिखूंगा, दी इनएनिमेट थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स मीन्स निर्जीव चीजें ना, मतलब निर्जीव। अगर कोई निर्जीव है, कोई वस्तु है,
तो फिर ये पुअर एट्रीब्यूटिव भी यूज हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी। सुनाई दिया? अब देखिए जरा, नोट कर लीजिएगा। इनएनिमेट मतलब निर्जीव, तो निर्जीव चीजों के साथ इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी। समझ में आ गई बात? ये देखिए, आप कह सकते हैं कि अ पुअर प्रोडक्ट, आपका जो उत्पाद है ये बहुत ही घटिया है, खराब है। आप ये भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज पुअर ना। आप कह सकते हैं इट वॉज अ पुअर परफॉर्मेंस। इट वॉज अ पुअर परफॉर्मेंस। अथवा आप ये भी कह सकते हैं योर परफॉर्मेंस वॉज पुअर। इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीवों के लिए आप इसका प्रयोग इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, तो पुअर शब्द का प्रयोग, अब इसी सेंस में बात आई थी कि अगर इस पुअर का मतलब गरीब है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पोवर्टी, और अगर इस पुअर का मतलब अनफॉर्चुनेट है या कमजोर है, वीक है, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पुअरनेस। दिन चर्चा हुई थी ना, इसलिए दोनों होगा। इसलिए प्रश्न ही गलत है कि पुअर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पोवर्टी होगा कि पुअरनेस, दोनों होगा। ठीक है? आनंद नहीं आ रहा है? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। और आप जाके चेक करें, सब पे सवाल बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। विमलेश, विमलेश, नहीं नहीं साहब, अच्छा पानी है तो यहाँ है, चलिए। बोलो, अब सुन लीजिए पहले मामला क्या है। अब आप जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं या प्रेडिकेटिव, जब एक से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं, अमूमन उनको हम एंड से जोड़ते हैं। तो एंड से जोड़ेंगे, सिर्फ दो ही आएंगे, सिर्फ दो, तब तो आप कह दोगे रेड एंड व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। अगर दो की जगह तीन आ जाएं तो फिर उस एंड की पोजीशन कहां होगी, यह भी महत्वपूर्ण है। इस पर भी सवाल बना है, क्वेश्चन यहां भी बना है, लिख डालिए। जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड से जोड़े जाते हैं, तब एंड को लास्ट एडजेक्टिव से पहले रखा जाता है। एंड को लास्ट एडजेक्टिव से पहले रखा जाता है। अभी बड़ा अजीब बात है,
भाई 2 ही होंगे तो लास्ट दूसरा होगा, 3 होंगे तो तीसरा होगा। देखो आप कहोगे कि अ रेड एंड व्हाइट कारपेट, रेड एंड व्हाइट कारपेट मतलब जो कारपेट है, कालीन है, वो सफेद और लाल है। लेकिन आप कहोगे अ रेड ब्लू एंड ब्राउन में अ ग्रीन व्हाइट, आप समझ गए मैं क्यों मिटाया? समझ गए क्या? नहीं समझे? किस्मत खराब है मेरी। अ ग्रीन व्हाइट एंड सैफरन में ओ होता है कि ई? ओ होता है ना, सैफरन फ्लैग। क्यों मिटाया था? मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को लिखना चाहता था, मैं किसी और का लिख रहा था, तो क्यों दूसरे का लिखा जाए, इंडिया का लिखा जाए ना। अ ग्रीन व्हाइट एंड, देखो जब 3 आ गए तो एंड कहां आ गया? लास्ट के पहले। आ गई बात समझ में कि जब आप जोड़ेंगे तो 2 ही होंगे तब तो ठीक है, दोनों के बीच आएगा। लेकिन अगर 3 हो गए तो एंड की पोजीशन लास्ट वाले के साथ रखिए, ठीक है। अगर तीनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो अलग अलग हैं तो बात ही अलग है। तो आप कहोगे अ रेड फ्लैग, अ रेड कारपेट, अ ब्लू कारपेट, अ व्हाइट कारपेट, तब 3 कारपेट हो गए ना। लेकिन इसमें एक ही में तीनों रंग हैं, तो जब इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, जब इनको एक साथ लेके आएंगे तो एंड की पोजीशन कहां होगी? ठीक ना, बोले? अब कहेंगे कि द डे वॉज, अब प्रेडिकेटिव देखिएगा, तो एट्रीब्यूटिव था, प्रेडिकेटिव द डे वॉज, ये तो छूट गया है। प्रेडिकेटिव का भी ध्यान रखिए कि ये एट्रीब्यूटिव है, ये क्या है? एट्रीब्यूटिव है। अब प्रेडिकेटिव देखिएगा, द डे वॉज कोल्ड वेट एंड विंडी, मतलब ठंड भी थी, हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। देखिए कहां आया? लास्ट ना। तो चाहे आप एट्रीब्यूटिव यूज करें चाहे प्रेडिकेटिव, जब 2 से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ठीक है, वो एक ही की विशेषता, ये ध्यान रखना है कि ये तीनों एक ही झंडे की विशेषता बता रहे हैं, ये तीनों एक ही दिन की विशेषता बता रहे हैं। हाँ डे छूट गया, लिख लो द डे ना। तो तीनों डे की ही विशेषता बता रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है और एडजेक्टिव्स आते हैं तो उन्हें हम एंड से जोड़ते हैं, और जब वो 2 से अधिक होते हैं तो एंड को हम लास्ट वाले से पहले रखेंगे, इसी का ध्यान रखना है, चाहे एट्रीब्यूटिव में यूज करें चाहे प्रेडिकेटिव। क्लियर? आइए भैया आगे बढ़ा जाए। इस एंड से भी सवाल पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप जगह रहिए। हटाऊं? नो सर। द डे वॉज कोल्ड वेट एंड विंडी, अ ग्रीन व्हाइट एंड सैफरन फ्लैग, अ रेड एंड व्हाइट कारपेट। ठीक है, देखिएगा जरा, अब एक मामला समझिए। हम लोग अब तक ये पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं। हम लोग 4 फंक्शंस पढ़ रहे हैं, किसके? एडजेक्टिव्स के। अभी फिलहाल कि एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, फिर प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव में हम लोग घुसे तो बवाल ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तीसरा जो इसका फंक्शन है कि इन्हें आप इंटेंसिफायर वेरी के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। इनके पहले एंटी इंटेंसिफायर्स का प्रयोग हो सकता है, और स्पेशली
वेरी का प्रयोग। आप कहोगे इंटेंसिफायर्स क्या हैं? इंटेंसिफायर्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा। एक्चुअली वे एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता सकते हैं उन्हें इंटेंसिफायर्स कहा जाता है। आवाज नहीं आ रही है? क्या कह सकता है? इंटेंसिफायर्स ना। ये दो तरह के होते हैं, एक एम्पलीफायर्स होते हैं, एक डाउन टोनर्स होते हैं। इंटेंसिफायर्स दो प्रकार के होते हैं, एडवर्ब में चर्चा होगी, एक एम्पलीफायर्स, एक डाउन टोनर्स। एम्पलीफायर्स बढ़ाकर बात करते हैं, डाउन टोनर्स घटा के बात करते हैं। क्वाइट गुड, ठीक है बा, वेरी गुड, सो गुड, एम्पलीफायर्स हैं। क्वाइट गुड ठीक ठाक है, रेदर गुड हाँ अच्छा है, ये क्या है? डाउन टोनर्स है। जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बढ़ा चढ़ा कर बोले या तो घटा कर बोले। तो इंटेंसिफायर्स आर दोज एडवर्ब्स which modify an adjective or another adverb। जो एडवर्ब्स किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब खुद की विशेषता बताते हैं उन्हें इंटेंसिफायर्स कहा जाता है। उनमें से एक इंटेंसिफायर है वेरी। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये उस वेरी के द्वारा मॉडिफाई हो सकते हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि आगे चल के आप जानेंगे कि आप हर जगह वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रयोग केवल ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ होता है, नॉन ग्रेडेबल के साथ नहीं होता है। अभी आगे चर्चा होगी, फिलहाल बेसिक बात समझिए कि चार मुख्य बातें आपको जाननी है एडजेक्टिव्स के बारे में। पहला कि ये एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, दूसरा ये प्रेडिकेटिव हो सकते हैं, तीसरा इनके पहले इंटेंसिफायर्स का प्रयोग हो सकता है। सुनाई दिया? लाइक वेरी, वेरी गुड, वेरी टॉल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट। क्लियर? और चौथा जो मामला है इसको बस सुन लीजिए, आगे आप आएंगे तो पढ़ेंगे कि इनको आप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट बना ही लो, जब लिखा तो लिख लो, तीसरा फंक्शन लिख ही लो। थर्ड फंक्शन, दे कैन बी प्री मॉडिफाइड बाय द इंटेंसिफायर वेरी। दो हुआ था ना, तीसरा थर्ड क्या है? थर्ड फंक्शन दे, लिख ही लो, कैन बी प्री मॉडिफाइड by the intensifier by the intensifier वेरी। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आप इनको वेरी से मॉडिफाई कर सकते हैं ना। जैसे आप कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश हैं। देखिए आया ना? ठीक, ठीक है। और जो चौथा इनका फंक्शन है तो ये है कि इनके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव रूप हो सकते हैं। दे कैन टेक कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अब इन सब पे चर्चा आगे होगी, हम लोग डिग्री भी पढ़ेंगे। दे कैन टेक कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है। एडजेक्टिव्स के चार बेसिक फंक्शन है, इनको ध्यान रखिएगा। पहला कि एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, दूसरा प्रेडिकेटिव हो सकते हैं, तीसरा इनके पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है, और का भी प्रयोग होता है, लेकिन क्यों वेरी कह रहा हूं वो आगे चल के आप जब डिग्री पढ़ेंगे तो समझेंगे। और चौथा इनके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव रूप भी हो सकते हैं ना। ठीक है। इसे आप कह सकते हैं कि अभी आपने कहा था कि द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, लिखा है ना, इसी बात को आप कह सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, रंग बदल दे रहा हूं कि द चिल्ड्रन
आर हैप्पियर नाउ। बच्चे अब बहुत खुश हैं, पहले से ज्यादा खुश हैं। देखो बच्चे बहुत खुश हैं, यहां पे देखिए बच्चे बहुत खुश हैं, यहां पर बच्चे पहले से ज्यादा खुश हैं। देखिए कॉम्परेटिव में आ गया। आई बात समझ में? बोलो। अब कहेंगे इसको मिटा दूं? These students are more intelligent. ये बच्चे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा तेज हैं, more intelligent ना। आप कहेंगे they are the most beautiful paintings I have ever seen. मैंने आज तक जितने ही पेंटिंग्स देखे इनसे अच्छा कोई पेंटिंग मैं नहीं देखा है। ये देखिए सुपरलेटिव में प्रयोग, सुपरलेटिव में प्रयोग मोस्ट, है ना। मोस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव, मोर, कॉम्परेटिव, हैप्पियर, कॉम्परेटिव। तो एडजेक्टिव्स के मूलतः 4 चरित्र होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोगों ने कहा था ना एडजेक्टिव के बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके चरित्र के 4 गुण हैं। पहला एट्रीब्यूटिवली यूज होना, दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज होना, तीसरा इनके पहले वेरी का प्रयोग संभव है, और चौथा ये कॉम्परेटिव। और अब ध्यान से सुनिएगा, इसको एक मकाम पे पहुंचा के ही हम लोग आज अपन कहें, चूंकि छुट्टी लंबी हो रही है, थोड़ी मजबूरी है, भी समझिएगा, इसीलिए हम लोग छुट्टी पे जाएंगे। अभी जो चारों कैरेक्टरिस्टिक हैं, दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जो इन चारों को होल्ड करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? जैसे हैप्पी को ही ले लो, अ हैप्पी मैन एट्रीब्यूटिव, द मैन इज हैप्पी प्रेडिकेटिव, आई एम वेरी हैप्पी इंटेंसिफायर, आई एम हैप्पियर कॉम्परेटिव। ध्यान दे रहे हैं आप? ये ऐसा एडजेक्टिव है जो चारों चरित्र, चारों गुण, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो कोई 2 को ही धारण करेंगे, कोई 1 को ही धारण करेंगे, 3 को ही धारण करेंगे, शुरू के 2 को धारण करेंगे मतलब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, कुछ लास्ट के 3 को धारण करेंगे, कुछ लास्ट के 2 को धारण करेंगे, कुछ होंगे जो पहला धारण करेंगे दूसरा नहीं धारण करेंगे। अभी आपने देखा कि कुछ एट्रीब्यूटिव भी होते हैं, प्रेडिकेटिव नहीं। आवाज नहीं आ रही है? कुछ प्रेडिकेटिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव नहीं। देखा आपने ना? तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया कि किसी भी एडजेक्टिव की औकात मापने के लिए, उसके प्रयोग को समझने के लिए आपको इन 4 फंक्शंस पर फोकस करना चाहिए। पहला कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव हो सकता है, एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव हो सकता है, एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है, और एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव हो सकता है। सुनाई दिया? लेकिन चारों के चारों सब के पास नहीं होते, सबको 26 गुण वाली 36 गुण वाला नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि 36 गुण मिल गवा रहा, तो सबको नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। गजल है, फिल्मी गजल है कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, मगर जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। एक बार तो चारों एडजेक्टिव
से आप अगर उम्मीद करें कि चारों गुण, सभी के सभी एडजेक्टिव चारों गुण लेके आए तो पक्का? अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव्स के दो और नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है सेंट्रल एडजेक्टिव्स, हम लोग आज की क्लास की पूर्णाहुति की ओर निकल रहे हैं, सुना आपने? और एक मिलता है पेरिफेरल एडजेक्टिव्स। जान लीजिए, तब होली मनाने के लिए निकलिएगा आप लोग। और ये दोनों नाम बताने के लिए मुझे इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना? आवाज नहीं आ रही है? एक सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। अब है क्या? तो हम लोगों ने कल और आज मिला के डिस्कस किया कि एडजेक्टिव्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एडजेक्टिव में पाए जाएंगे, कुछ में 2 ही पाए जाएंगे, कुछ में 3 पाए जाएंगे, कुछ में 1 ही पाया जाएगा, कुछ में चारों पाया जाएगा। क्लियर? इसमें से पहला 2 है वो क्या है? जो पहला 2 है वो क्या है? एट्रीब्यूटिव और, तो जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों रूपों में संभव है, वो सेंट्रल एडजेक्टिव है। नहीं दिया? और जिनमें पहला 2 इंपॉर्टेंट है, जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज हो सकते हैं वो, और अगर ये दोनों नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक हो सकता है, तो पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब होता है, जैसे हीरो के साथ साइड हीरो होता है ना, हीरोइन के साथ उसकी सहेली साइड हीरोइन होती है ना, त्याग बलिदान करने के लोग होते हैं, जान जाते हैं, अच्छा ये बात है, जा, तो निकल लेते हैं, त्याग कर देते हैं, और त्याग अक्सर साइड वाला ही करता है, भगवान जाने। खैर, तो जो एडजेक्टिव्स इन दोनों में नहीं आते वो पेरिफेरल माने जाते हैं। मतलब वो, पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो बेसिक हिस्सा नहीं है किसी चीज का। हेलो जी, पेरिफेरल मीन्स जो बेसिक नहीं है, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द मेन पार्ट। फिर से सुनो, पेरिफेरल मीन्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द मेन पार्ट। जो मेन पार्ट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, तो पेरिफेरल है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली दोनों रूपों में प्रयोग हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एडजेक्टिव। नहीं दिया? और जो इनमें से इन दोनों के अलावा बाकी कुछ भी करें, प्रेडिकेटिव हो तो एट्रीब्यूटिव नहीं, एट्रीब्यूटिव हो लेकिन प्रेडिकेटिव नहीं, या हो सकता है कि वो बाकी जो आपने पोजीशन सुना कि उसके साथ वेरी का प्रयोग हो सकता है, उसकी डिग्री बन सकती है, लेकिन प्रेडिकेटिव नहीं हो सकता। ऐसे आप कह सकते हैं मोर अफ्रेड, मोर अफ्रेड, क्या नहीं बोल रहे हैं? डिग्री बन रही है ना? बोलिए, वेरी मच अफ्रेड, वेरी भी आया ना, लेकिन क्या ये अफ्रेड मैन आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसका प्रयोग कभी एट्रीब्यूटिव नहीं हो सकता। तो अफ्रेड कैसा एडजेक्टिव है? पेरिफेरल। आवाज नहीं आ रही है? एस्लीप कैसा एडजेक्टिव है? पेरिफेरल। अवेक कैसा एडजेक्टिव है? पेरिफेरल। बोलते रहो, पक्का? अर्ली कैसा एडजेक्टिव है? हे प्रभु, मैं सुसाइड कर लूंगा। सेंट्रल। अभी मैंने दिखाया एन अर्ली ट्रेन, द ट्रेन इज अर्ली, यूज हुआ कि नहीं हुआ? प्रेडिकेटिव भी हो सकता है और एट्रीब्यूटिव। हैप्पी कैसा एडजेक्टिव है? सेंट्रल। गुड कैसा एडजेक्टिव है? सेंट्रल। टॉल कैसा एडजेक्टिव है? सेंट्रल। क्यों? आई एम टॉल, अ टॉल गर्ल, सी इज टॉल, अ टॉल बॉय। आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है? आ रहा नहीं, आवाज आती है। हाँ, तो जिन एडजेक्टिव्स
का प्रयोग हम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों कर सकते हैं, वो सेंट्रल होते हैं, बाकी सब पेरिफेरल। आ गई बात समझ में? तो यहां पर कुछ ध्यान, बस यही ध्यान रखना है, पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो मेन पार्ट की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो ये प्रयोग कई जगहों पे होते हैं, लेकिन ग्रामर में इसका मतलब ये है, ग्रामर में इसका मतलब ये है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों रूपों में नहीं होता, द नाउन्स विच कैन बी यूज्ड इधर attributively or predicatively are called central adjectives and rest are called peripheral adjectives. याद रही? हैप्पी होली। ठीक, 28 तारीख को हम लोग मिलेंगे, है ना? तब तक पढ़िएगा, लिखिएगा, दोहराइएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, घर बैठे साथियों को भी शुभकामनाएं। ठीक है, आज के बाद हम लोग 28 तारीख को मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।